नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डरिंग किसे कहते हैं, सोल्डरिंग की आवश्यकता क्यों होती है, सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं, सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत कार्य में किस प्रकार के सोल्डर फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, मतलब कि और शीट मेटल में प्लम्बर में किस प्रकार के सोल्डर फ्लक्स का और सोल्डर वायर का प्रयोग करते हैं। इन सभी बातों का आज विस्तार से वर्णन करेंगे और अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, अच्छी तरह से वर्गीकरण करेंगे। तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहे और वीडियो पर बने रहें। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो में। सोल्डरिंग क्या होता है, मतलब कहेंगे सोल्डरिंग, टाका लगाना, झालना, रांझना, ये सोल्डरिंग के नाम है। हिंदी में क्या कहेंगे, टाका लगाना। सोल्डरिंग मतलब कि जहां सोल्डरिंग आयरन लेते हैं या कड़छी पात्र लेते हैं, ब्लो लंप से करते हैं। तो टाका लगाना, दो धातुओं को आपस में जोड़ना। टाका लगाना, दो धातुओं को जोड़ना। तो सोल्डरिंग की परिभाषा क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न धातुओं को, ठीक है, दो या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न धातुओं को या तारों को, ठीक है, या केबलों को या उनके भागों को ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक भिन्न धातु, दो या दो से अधिक भिन्न व समान धातु, ये लेनी है। दो या दो से अधिक भिन्न व समान धातुओं को आपस में तीसरी धातु की सहायता से ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं, या टाका लगाना, झालना, रांझना, ये निमी के शब्द है दोस्तों, इन ये कहते हैं। अब बात आती है कि वो तीसरी धातु होती है, जैसे ये कोई जॉइंट लेते हैं, ये केबल है और ये इसका जॉइंट है। अब तीसरी धातु देखो ये आती है, मतलब कि यहाँ सोल्डरिंग आयरन लगाएंगे, सोल्डरिंग आयरन की बीट लगाई और यहाँ पे सोल्डर वायर लिया, ये होगी तीसरी धातु। ये सोल्डर वायर लिया, इसको गर्म करेंगे और इसको पूरे को आपस में सोल्डरिंग करके भर देंगे। अब बात आती है कि ये तीसरी धातु होती है, इसको क्या कहते हैं। देखो, तीसरी धातु को सोल्डर कहते हैं, इसको फिलर धातु के नाम से जाना जाता है। ये सोल्डरिंग आयरन थी, ये जॉइंट था, जोड़, और ये फिलर धातु जिसको सोल्डर के नाम से जानते हैं ये दोस्तों। अब बात आती है कि ये दो जो धातुएं ली, तांबे की लिया, एल्यूमिनियम का लिया, या लोहे का लिया, जीआई तार का लिया, जो भी है, आपने तांबे के तार लिए, इनको जोड़ना है। अब आ गई कि तीसरी धातु जो इसको फिलर धातु कहते हैं, जो सोल्डर होता है, इसका गलनांक कितना होता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि तीसरी धातु जो होती है, ये तीसरी धातु, इसको कहते हैं सोल्डर, और इसका गलनांक इन दोनों जोड़े जाने वाली धातु होती है, चाहे समान हो और चाहे असमान हो। ये जोड़ होता है, इस जोड़ से इसका गलनांक कम होता है, इसलिए कहते हैं फिलर धातु का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु से हमेशा कम होता है। ठीक है, या सोल्डर का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु से हमेशा कम होता है। एक तो आती है ये। अब बात आती है इस सोल्डरिंग की आवश्यकता ही क्यों हुई, सोल्डरिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसकी महत्व क्यों है, महत्वता क्या है इसकी। दोस्तों, महत्वता पर मान लो, आवश्यकता पर मान लो, एक क्वेश्चन हर बार आता है। जैसे यूपीपीसीएल TG2 2015 में एक क्वेश्चन आया था कि सोल्डरिंग की आवश्यकता क्यों होती है, सोल्डरिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो अब बताते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। जोड़ तो वैसे भी हो गया, अब कहते हैं यहां से विद्युत धारा सप्लाई प्राप्त होती है। देखो, यहां से विद्युत धारा प्राप्त होती है, विद्युत धारा जाती है, प्रवाहित होती है। तो यहां बीच में जॉइंट आ गया, इससे विद्युत धारा की चालकता को या विद्युत धारा के प्रवाह को 100% प्रवाहित करने के लिए, ठीक है ना, विद्युत धारा की प्रवाह को 100% प्रवाहित करने के लिए या चालकता को 100% सुप्रवाह करने के लिए इस सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है, सोल्डरिंग की आवश्यकता होती है। यही प्रश्न आया था दोस्तों, यूपीपीसीएल TG2 2015 में आया था। ठीक है ना, टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में आया था कि सोल्डरिंग की महत्वता क्यों होती है, इस सुचालकता को बढ़ाने के लिए, सुचालकता को 100% बढ़ाने के लिए, ठीक है, या फिर विद्युत धारा का प्रवाह 100% करने के लिए। एक तो ये आती है, एक जोड़ को यांत्रिक मजबूती प्रदान करने के लिए। दूसरा पॉइंट कौन सा आता है, जोड़ को यांत्रिक मजबूती प्रदान करने के लिए सोल्डरिंग
की जाती है, टाका लगाया जाता है। एक क्या आता है, ये जोड़ में इसको मतलब यांत्रिक मजबूती प्रदान होती है। सिर्फ दो ही कारण होते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में। अब बात आती है कि विद्युत उपकरणों को केबलों में जोड़ लगाते हैं ना, कि ये जोड़ लगाया, जोड़ लगाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? विद्युत उपकरण, तार, केबल। ये भी क्वेश्चन भी आया था यूपीपीसीएल TG2 2016 में क्वेश्चन आया था कि विद्युत उपकरणों तारों में जोड़ने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, ठीक है ना। तो यही सोल्डरिंग होती है, तारों को, केबलों को, उपकरणों को जोड़ने की सबसे उपयुक्त विधि सोल्डरिंग ही होती है। तो सोल्डरिंग दोस्तों छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सोल्डरिंग के बगैर इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में कोई भी इंस्ट्रूमेंट का सर्किट पूरा नहीं होता है। कर तो देते हैं, लेकिन विद्युत प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र देखो, पूरी की पूरी सोल्डरिंग पर आधारित होती है। पीसीबी प्लेट, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाया जाता है तो सब कुछ सोल्डरिंग पर आधारित होता है। एक एक कंपोनेंट सोल्डरिंग से जोड़ा जाता है, इसलिए सोल्डरिंग की महत्वता इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाती है। तो दोस्तों ये आती है, अब बात आती है, ये जो फील्ड धातु होती है सोल्डर होता है, ठीक है ना। सोल्डर किसकी अलॉय धातु होती है, ये भी क्वेश्चन में आया था दोस्तों, ठीक है ना। सोल्डर किसकी अलॉय धातु होती है? ये होती है, अधिकतर देखा जाए दोस्तों, देखो ये सोल्डर है, ये टिन प्लस लेड, मतलब टिन और प्लस सीसा की मिश्र धातु होती है, ठीक है ना। याद रखना, टिन प्लस सीसा की मिश्र धातु होती है ये सोल्डर। उसके बाद देखो, ये लगभग ये नहीं कि टिन प्लस इसकी रहेगी, नहीं, अलग अलग होती है, अपने अपने कार्य के क्षेत्र के अनुसार अलग अलग प्रयोग किया जाता है, लेकिन 70 से 80% टिन व शीशा ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तांबा भी आता है, जैसे तांबा है, चांदी है, सोना है, सबके अलग अलग क्षेत्र होते हैं। सोने की सोल्डरिंग करने के लिए, चांदी की सोल्डरिंग करने के लिए, तांबे की सोल्डरिंग करने के लिए, एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग करने के लिए, सब क्या होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो ये टिन और शीशा ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ये तो थी दोस्तों इसकी बात। अब करते हैं, देखो कि इस सोल्डर वायर को, सोल्डर को, ये ना सोल्डर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना, वो और देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रभावित करने वाले कारक ही सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी इसकी परिभाषा, ये था इसका थोड़ा सा अपने वर्गीकरण। आगे देखते हैं कि सोल्डर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, या सोल्डर के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। सोल्डर के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, किन किन कारकों के आधार पर सोल्डर का चयन किया जाता है, सोल्डर अपनाया जाता है, सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। एक तो होता है उपयोग के स्थान पर, नंबर 1 उपयोग स्थान, ठीक है। उपयोग स्थान का मतलब कि कहाँ इस सोल्डर का प्रयोग किया जाना है, तांबे पे किया जाना है, चांदी पे, सोने पे, या फिर प्लम्बर के तौर पर शीट मेटल के कार्यों में कहाँ इसका प्रयोग करना है। तो उपयोग स्थान के आधार पर सोल्डर का चयन किया जाता है। उसके बाद होता है गलनांक की, गलनांक को देखते हुए इस सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर पॉइंट आता है। तीसरा आता है ठोसीकरण, ठोसीकरण परास। तीसरा आता है ठोसीकरण, सोलिडिफिकेशन ऑफ रेंज, इसकी यांत्रिक मजबूती कितनी है, ठीक है ना। एक तो होते हैं दृढ़ता की, कठोर कितना है, ठोस कितना है, और एक इसकी मजबूती होती है कि खींचने योग्य है या फिर मोड़ते टूट जाता है, इसको तो ठोसीकरण, ठोस मजबूत कितना है। एक तो होता है, एक होते है दृढ़ता। 4 नंबर पे आता है, ये इसके कारक हैं, दृढ़ता, स्ट्रेंथ, एक ही आता है, स्ट्रेंथ आता है। और दोस्तों एक होता है कठोरता, हार्डनेस कितनी होती है, ठीक है ना। एक आता है कठोरता, नंबर 5 पे कठोरता, और नंबर 6 पे आता है प्राइस, कीमत, सस्ता होना चाहिए। एक उपयोग स्थान के आधार पर कि स्थान को देखते हुए इसका चयन किया जाएगा, गलनांक के आधार पर इसका चयन किया जाएगा, ठोसीकरण के आधार पर इसका चयन किया जाएगा, और दृढ़ता के आधार पर इसका चयन किया जाएगा, और कठोरता के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। और ऐसा नहीं हो, एक होता है बंदीकरण, सील बेटी, बल्कि ऐसा होता है बंदीकरण होता है, साथ में कर दो। बंदीकरण का मतलब ये होता है कि जहां जिस जोड़ के अंदर, जिस जॉइंट के अंदर सोल्डर किया जाता है, उस जॉइंट के पूरे को पैक करता है, सील करता है कि नहीं करता है, उसके आधार पर इसका चयन किया जाता है। दोस्तों यही तो थे इसके कारण कि सोल्डर के फ्लक्स को
मैंने शोल्डर को चयन के प्रभावित करने वाले कारक कि शोल्डर का चयन किस प्रकार के, किस आधार पर इसका चयन किया जाता है। तो दोस्तों अब आगे की बातें देखी जाए तो शोल्डर आता है। शोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? शोल्डर का हर प्रकार का प्रयोग आता है। शोल्डर मिश्र धातु होती है। किन किन मिश्र धातु को कितना कितना % मिलाकर शोल्डर का निर्माण किया जाएगा? चांदी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सोने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, शीट मेटल के लिए किसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद शोल्डर फ्लक्स आता है, कोर्सिव आता है, नॉन कोर्सिव आता है। किस प्रकार के शोल्डर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में करते हैं और किस प्रकार के शोल्डर फ्लक्स का अपने शोल्डर फ्लक्स का प्रयोग नॉन इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में शीट मेटल में और जीआई के तार पर किया जाता है। इन सभी बातों को जानने के लिए दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखते रहे और वीडियो पर बने रहें, क्योंकि ताकि आपको शोल्डर के बारे में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। और वो भी साथ साथ बीच में आपको बताता रहूंगा कि किस प्रकार के इस क्षेत्र में प्रश्न कहाँ कहाँ आए हैं, किस प्रकार के टॉपिक का प्रश्न कहाँ उठा है। दिल्ली मेट्रो में आया है या यूपीपीसी टेक्निकल ग्रेड 2 में आया है या फिर राजस्थान बिजली विभाग में आया है। जहां भी प्रश्न की आवश्यकता होगी, जहां पर प्रश्न लगा होगा, आपको बताऊंगा। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। अब पढ़ते हैं दोस्तों शोल्डर के प्रकार। शोल्डर का चयन देखा। शोल्डर के चयन के बाद शोल्डर कितने प्रकार के होते हैं। शोल्डर का मतलब तीसरी जो फिलर धातु बताई मैंने आपको, उसका गलनांक कितना था? जोड़े जाने वाले धातु से कम होता है। तो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ शोल्डर। शोल्डर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? शोल्डर 2 प्रकार के होते हैं। फिर बाद में छोटे स्वरूप 2 आते हैं, एक चिप शोल्डर आता है, एक फाइन शोल्डर आता है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए शोल्डर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हार्ड शोल्डर, एक हार्ड शोल्डर, और एक होता है सॉफ्ट शोल्डर, इसको बोलते हैं कठोर शोल्डर, और एक होता है मृदु या नरम शोल्डर। ये 2 शोल्डर होते हैं। पहले इसका वर्गीकरण करते हैं, फिर इसका करते हैं। हार्ड शोल्डर में क्या था दोस्तों? इसका गलनांक देखो। सबसे पहले पूछा जाता है इसका गलनांक कितना होता है। इसका गलनांक सभी शोल्डरों से अधिक होता है। जितने भी शोल्डर आएंगे अपने पास, जितने भी शोल्डर आएंगे सभी शोल्डर से अधिक होता है, उच्च होता है। अब होता कितना है वो देखें। देखो हार्ड शोल्डर का गलनांक देखा जाए 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। दोस्तों यही क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएल, यूपी RVUNL में आया था। कहाँ आया था? यूपी RVUNL TG2 टेक्नीशियन ग्रेड 2 में 2015 में क्वेश्चन आया था। क्या था कि हार्ड शोल्डर का गलनांक कितना होता है, कितने से ऊपर होता है, अधिक होता है या कम होता है, ये क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इसका गलनांक कितना था? 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। एक तो दोस्तों ये बात करनी है कि हार्ड शोल्डर का गलनांक होता सबसे अधिक, जितने भी शोल्डर आते हैं, सॉफ्ट शोल्डर, शिप शोल्डर, फाइन शोल्डर, जो भी आता है, इन सब से अधिक होता है। कितना? 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इस शोल्डर का प्रयोग कहाँ करते हैं? इस शोल्डर का प्रयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि की धातुओं में शोल्डर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तांबे के मोटे मोटे तार, तांबे की केबलें, जीआई तार, ये आते हैं ना, इन सब को टाका लगाने के लिए, इन सब की सोल्डरिंग करने के लिए इस शोल्डर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये शोल्डर 2 प्रकार का होता है, याद रखना बात। कौन सा शोल्डर? यही शोल्डर 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्पेल्टर शोल्डर, एक होता है स्पेल्टर शोल्डर, और दूसरा होता है सिल्वर शोल्डर। और दोनों के दोनों मुख्य हैं। अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में तो प्रयोग कम आते हैं, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना बात। तो दोस्तों वहां पड़ा था कठोर शोल्डर और एक सॉफ्ट शोल्डर। पहले कठोर शोल्डर का वर्गीकरण कर रहे हैं, उसके बाद में कठोर शोल्डर में ये स्पेल्टर शोल्डर और अपने सिल्वर शोल्डर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इन दोनों की बात की जाए, देखो किसमें सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्पेल्टर शोल्डर की बात करते हैं। ये कहाँ प्रयोग करते हैं, इसका गलनांक कितना होता है, और ये किस किस की मिश्र धातु होती है। दोस्तों स्पेल्टर शोल्डर का 3 भागों 3 अनुपात लेते हैं, ठीक है ना, और अलग अलग क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहला देखा जाए, ठीक है ना, सबसे पहला देखा जाए तो सबसे पहला आता है स्पेल्टर शोल्डर में पहला अनुपात। कितने अनुपात रहते हैं? 3 अनुपातों में इसका निर्माण किया जाता है। एक हो तांबा 50%, याद रखना, तांबा 50% प्लस एक हो तांबा, और एक होता जिंक जस्ता।
ये भी 50% में आता है दोस्तों। एक याद रखना कि सबसे पहला अनुपात कौन सा आ गया, तांबा 50% और जस्ता 50%। दूसरा अनुपात आता है तांबा, ठीक है ना, ये दूसरा अनुपात आता है तांबा 67% प्लस जस्ता 33%, एक ही आता है दूसरा अनुपात। और तीसरा अनुपात देखो दोस्तों, ठीक है ना, कि 3 प्रकार से होता है। एक तो ये होता है तांबा जस्ता 50-50 थे दोनों, ठीक है ना। दूसरा आता है तांबा और जस्ता, ये 67% और ये 33%। तीसरा आता है तांबा 50% आता है और जस्ता अपने 37% आता है, 3% आता है, ठीक है ना। तांबा 50% प्लस जस्ता 37% और प्लस और टिन आता है 13%। 3 अनुपात हो गए। जस्ता आता कितना आता है, 13% आता है दोस्तों। अब बात आती है इस सोल्डर का प्रयोग कहाँ करते हैं। सबसे हार्ड ये तो है, सबसे हार्ड सोल्डर कौन सा, अपने सबसे मजबूत कौन सा था, स्पेल्टर सोल्डर में हार्ड, ये अपने हार्ड सोल्डर में स्पेल्टर सोल्डर था। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इस देखो, इस सोल्डर का प्रयोग सिल्वर प्लम्बर और शीट मेटल के कार्य में किया जाता है। याद रखना, प्लम्बर और शीट मेटल के कार्य में इसका प्रयोग क्या होता है। प्लम्बर वो होता है, देखो प्लम्बर जैसे पाइप का काम करते हैं, पाइप के छेद हो गया, पाइप के जॉइंट करना है, पाइप की सोल्डरिंग करनी है, पाइप के दो धातुओं को आपस में जोड़ना है, जैसे वेल्डिंग करवा के लेके आते हैं ना, उसी प्रकार करते हैं। तो वहां प्रयोग करते हैं प्लम्बर और शीट मेटल के, शीट और 2 शीट चादरों को जोड़ना है, वेल्डिंग के भांति जोड़ना है, उनका अपने ये अब टाका लगाना है, कोई छोटा होल हो गया उसको बंद करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, स्पेल्टर सोल्डर का प्रयोग करेंगे। स्पेल्टर सोल्डर में प्लम्बर और शीट मेटल के कार्य में ब्रेंजिंग तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। याद रखना बात, ये भी आया था यूपीपीएससी अपने अपने सेल में आया था क्वेश्चन ये, ठीक है ना। तो ब्रेंजिंग के तौर पर स्पेल्टर सोल्डर का प्रयोग कहाँ करते हैं, यूज प्लम्बर पाइप का जो काम करते हैं उसको प्लम्बर बोलते हैं, पाइपों का काम, पानी की पाइपों का काम। प्लम्बर और शीट मेटल जो चादरों का काम होता है, शीट मेटल के कार्यों में ब्रेंजिंग के तौर पर करते हैं। ब्रेंजिंग पढ़ाएंगे दोस्तों, ब्रेंजिंग क्या होता है। ब्रेंजिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, एक ये लिख लेना, ठीक है ना। ये तो दोस्तों स्पेल्टर सोल्डर की बात। दूसरी बात करते हैं सिल्वर सोल्डर की, ठीक है ना। तो अब हार्ड सोल्डर में नंबर 2 का कौन सा सोल्डर आता है, हार्ड सोल्डर में नंबर 2 आता है सिल्वर सोल्डर, जो कि सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर इनकी सोल्डरिंग करते हैं। तो दूसरा आता है सिल्वर सोल्डर। अब सिल्वर सोल्डर का देखो गलनांक देखा जाए, सिल्वर सोल्डर का गलनांक स्पेल्टर सोल्डर के लगभग बराबर, क्योंकि दोनों हार्ड सोल्डर में आते हैं, लगभग दोनों बराबर ही होते हैं। अब बात आती है, लेकिन सिल्वर सोल्डर की सिल्वर सोल्डर का गलनांक हार्ड स्पेल्टर सोल्डर की अपेक्षा कुछ थोड़ा कम होता है। लेकिन इसका गलनांक लिख लो, गलनांक स्पेल्टर सोल्डर से कम होता है, लेकिन सॉफ्ट सोल्डर से अधिक होता है। मतलब कि नरम सोल्डर से अधिक होता है, ये याद रखना बात। मतलब कि बीडीएम आ गया, सॉफ्ट सोल्डर का तो सबसे कम होता है, स्पेल्टर सोल्डर का सबसे अधिक होता है, लेकिन इसका दोनों के बीच में आता है, इसलिए कहते हैं नरम सोल्डर सॉफ्ट सोल्डर से कुछ अधिक होता है और स्पेल्टर सोल्डर से कुछ कम होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, देखो किसका, इस सिल्वर सोल्डर का प्रयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर, इनमें टाका लगाने करते हैं, ठीक है ना। यूज का इनमें टाका लगाने, इनकी सोल्डरिंग के लिए प्रयोग करते हैं इनका प्रयोग। अब बात आती है इनकी सोल्डरिंग में इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो आता है कि इनका अनुपात कितना कितना होता है, ठीक है ना। इनका अनुपात कितना होता है, किस धातु को कितना परसेंट मिलाया जाएगा कि जिसमें सोने की सोल्डरिंग कर लेंगे, किस धातु को आपस में कितने कितने रूप में मिलाया जाएगा कि चांदी की सोल्डरिंग कर लेंगे। तो दोस्तों उनको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 33 अब लिख देते हैं कि इनका अनुपात, लिख दो अनुपात में नंबर 1 पे आता, देखो अनुपात में तांबा 33%, मतलब कॉपर 33% और चांदी मतलब सिल्वर बच गई 67%। याद रखना बात,
दोनों अनुपात मिलाएंगे तो फिर सोल्डर वायर का निर्माण करेंगे, और इसका प्रयोग चांदी की धातुओं की सोल्डरिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कहां पे? सिल्वर के रूप में। चांदी की सोल्डरिंग के लिए याद रखना बात। नंबर दो पे अनुपात कौन से मिलाएंगे? नंबर 2 पे मिलाएंगे सोना 70%। ये देखो इसमें 67 था सोना, गोल्ड, सोना कितना मिलाएंगे? 70% मिलाएंगे, प्लस सोना 70%, उसके बाद तांबा 20%। ठीक है ना, लिख लो, सोना 70%, तांबा 20% और चांदी 10%। चांदी 10% ये मिलाते हैं। इनमें मिलाने के बाद इसका निर्माण कहाँ करते हैं? सोने की सोल्डरिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये चांदी की सोल्डरिंग के लिए, ये सोने की, सोना 70%, तांबा 20%, चांदी 10% इसका प्रयोग करेंगे सोने की सोल्डरिंग के लिए। तीसरा आता है देखो, ठीक है ना, चांदी 70% मिलाएंगे तीसरे में। तीसरा एक अनुपात होता है कि जर्मन सिल्वर करते हैं ना, चांदी 70%, ठीक है ना, याद रखना, चांदी 70% आती है, तांबा 20% आता है और जस्ता 10% आता है। लिख दो, तांबा 20% और प्लस जस्ता आता है, जस्ता 10%। एक अनुपात दोस्तों ये होता है, और इसका प्रयोग करते हैं रजत। ठीक है ना, एक सॉरी रजत में आता है, रजत और जर्मन रजत के एक चांदी का सुधराव रूप होता है। रजत और चांदी में ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि चांदी देखो, चांदी की सोल्डरिंग के लिए कितना मिलाया? 67% मिलाया, लेकिन ये रजत ही है, एक प्रकार की चांदी होती है। तो ऐसे कहते हैं रजत की सोल्डरिंग के लिए चांदी को 70% और तांबे को 20%, जस्ते को 10% मिलाकर इसकी सोल्डरिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक धातु और बच गई, लास्ट में आता है कि जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर की धातु में टाका लगाने के लिए किस प्रकार के सोल्डर का प्रयोग करते हैं? जिसमें तांबा आता है 35%, जस्ता 55% आता है। तांबा 35% प्लस जस्ता जिंक 55%। ठीक है ना, 4 नंबर पे आता है तांबा 35%, जस्ता 55% और एक और आता है निकिल 10%। ठीक है ना, इतना आता है। इन तीनों धातुओं को मिलाकर एक सोल्डर वायर का निर्माण किया और उसका प्रयोग किया जर्मन सिल्वर की धातुओं में टक्का लगाने के लिए। इस तांबा, जस्ता और निकिल का सोल्डर वायर प्रयोग किया गया था। अब दोस्तों बात आती है, देखो कठोर सोल्डर जिसमें बात की थी 450, उसका जो प्रश्न आया था यूपीपीसीएल 2015 में आया था TG2 में। अब बात है नरम सोल्डर में आता है। ठीक है ना, बीच में एक ही छूट गया अपने जो आता ना, ये अपने सोने के लिए, सोने में किस प्रकार का फ्लक्स प्रयोग किया और उसके साथ नाम आया। देखो प्रश्न कैसा आया था, सोने में, सोने की सोल्डरिंग करने के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, साथ में नाम आया था कि सोल्डर वायर कौन सा होता है। तो सोल्डर वायर में दोस्तों ये आता है सोने के लिए, देखो सोने में ये आता है 70% सोना, तांबा, चांदी और सोल्डर फ्लक्स होता है सुहागा, बोरेक्स। ठीक है ना, दोनों शब्द साथ में आया था और ये आया था यूपीपीसीएल 2014 में आया था। ठीक है, अब देखो दोस्तों बात करते हैं सॉफ्ट सोल्डर की। एक सोल्डर पढ़ लिया हार्ड सोल्डर, दूसरा पढ़ते हैं सॉफ्ट सोल्डर। जिसको बोलते हैं मृदु सोल्डर या नरम सोल्डर। और सोल्डर क्या है? सोल्डर वो तीसरी धातु है जिसकी सहायता से दो भिन्न धातुओं या समान धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है, सोल्डरिंग की जाती है, उसको सोल्डर कहते हैं। नरम सोल्डर की बात करते हैं दोस्तों। नरम सोल्डर अर्थात सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक कितना होता है? उसका 450 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसका गलनांक कठोर सोल्डर से कम होता है। सबसे पहले गलनांक की पूछा जाता है, कठोर सोल्डर से कम होता है। कठोर सोल्डर का कितना था? 450 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है ना, तो अब बात आती है देखो कि 450 से ऊपर कठोर सोल्डर, लेकिन 450 से नीचे की बात की जाए, 450 से नीचे की बात की जाए तो सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि सॉफ्ट सोल्डर के लिए कितने गलनांक से कम रखा जाता है। ठीक है ना, ये प्रश्न भी आया था
अपने यूपीपीसीएल सॉरी डीएमआरसी 2014 में आया था और यूपीपीसीएल टीजी2 2016 में आया था। दो में आ गया क्वेश्चन ये। कौन सा कि सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक कितने से कम होता है, ठीक है ना। अब बात आती है उसके साथ साथ सॉफ्ट सोल्डर का जो मिश्र धातु होती है वो लेड प्लस टिन की होती है। टिन लेड मान लो, लेड टिन मान लो, टिन प्लस लेड की होते हैं। यही क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएल 2016 में कि सॉफ्ट सोल्डर किसकी मिश्र धातु होती है, ठीक है ना। सॉफ्ट सोल्डर किसकी मिश्र धातु होती है, एलॉय धातु होती है, ठीक है ना। तो ये कहाँ आया था, ये प्रश्न आया था यूपीपीसीएल टीजी2 2016 और डीएमआरसी मेंटेनर 2014 में ये क्वेश्चन आया था। कौन सा, सॉफ्ट सोल्डर में किस किस प्रकार की मिश्र धातु होती है और कितना इसका स्वरूप होता है, कितनी इसकी मात्रा होती है। तो औसत से देखा जाए दोस्तों, तो औसत से भी इनका एक तो आता है कि कितने कितने प्रयोग करता है अलग अलग क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में किसका अपने कितनी मात्रा में लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कितनी मात्रा में लाते हैं, प्लम्बर के क्षेत्र में कितनी मात्रा में लाते हैं। लेकिन सबकी अलग अलग प्रकार की धातुओं को अलग अलग प्रतिशत में मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब बात आती है कि सॉफ्ट सोल्डर में लेड और टिन होता है तो अलग अलग प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। नरम सोल्डर में टिन और लेड का जो अनुपात होती है तो टिन का मान देखो, टिन प्लस लेड होता है, टिन प्लस लेड, लेड का मतलब टिन का मतलब ये शीशा, दोनों का अनुपात होता है। औसत से देखा जाए दोस्तों तो 67 तो ये होता है। देखो औसत से यदि देखा जाए, दोनों का अनुपात देखा जाए कि औसत से कितना माना जाता है, तो टिन का मान होता है इसका 63 प्लस और 37। ये प्रश्न काफी बार आ गया। देखो ये प्रश्न आया था यूपीपीसीएल टीजी2 2014 अपने 15 में आया था कि सॉफ्ट सोल्डर में लेड टिन का अनुपात कितना होता है। वैसे तो दोस्तों अपने गलनांक के आधार पर, अपने कार्य क्षेत्र के आधार पर अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है, लेकिन औसत से देखा जाए तो टिन का मान 63% होता है और लेड का मान 37% तक होता है। और यही प्रश्न आता है। उसके बाद देखो दोस्तों बात करते हैं कि लेड टिन में जो टिन का मान बढ़ाया जाता है, ये प्रश्न काफी बार आ गया कि टिन का मान जब बढ़ाया जाता है तो सोल्डर वायर की गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखना, टिन का मान जब बढ़ाया जाएगा, सोल्डर का लेड का मान घटाया जाएगा तो सोल्डर वायर की गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नरम सोल्डर में, सॉफ्ट सोल्डर में टिन की मात्रा जो जो बढ़ाई जाती है, जितनी अधिक रखी जाती है उतना ही गलनांक का मान कम हो जाता है। इसलिए कहते हैं सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक, ठीक लिख दो, सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक समानुपाती 1/10 ये आता है। 1/10 मतलब ये बढ़ाएंगे ये घटेगा, ठीक है ना। ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। और ये कितना होता है दोस्तों, ये 450 डिग्री से सेंटीग्रेड से कम होता है। सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक कितना होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता था। यही प्रश्न यूपीपीसीएल टीजी2 2015 में आया था, सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक कितना होता है, ठीक है ना। तो इसका गलनांक होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। और एक आता है ये अपने यूपीआरबी एनुअल में आया था कि टिन का गलनांक कितना होता है। ओनली टिन का गलनांक, सॉफ्ट सोल्डर में ओनली टिन का गलनांक देखा जाए तो कितना होता है दोस्तों, 232 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी क्वेश्चन भी डीएमआरसी 2014 और यूपीपीसीएल 2015 में आया था, ठीक ना। डीएमआरसी 2017 में आया था क्वेश्चन कि सॉफ्ट सोल्डर में टिन का गलनांक कितना रखा जाता है। ये तो थी बात तो इनकी प्रश्नों की बात। अब यदि यहाँ पे टिन का गलनांक बढ़ाया तो साथ में देखो टिन का गलनांक, टिन की मात्रा बढ़ाएंगे तो लेड की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये भी लिख सकते हैं कि लेड की मात्रा, शीशे की मात्रा जो घटाएंगे गलनांक उतना ही कम होता है। शीशे की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है गलनांक उतना ही अधिक होता है, लेकिन टिन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है गलनांक उतना कम होता चला जाता है। याद रखना बात। तो हो गई बात कि अब उसके बाद देखो यदि इसके गलनांक को 450 डिग्री से कम करना है, जैसे कि मान लीजिए कि 100 डिग्री या 90 डिग्री पर काम मिलना है, तो लेड प्लस टिन में 1%, याद रखना बात, 1% एंटीमनी या सॉरी बिस्मथ मिला दिया जाए, 1% एंटीमनी और या बिस्मथ मिला दिया जाता है तो गलनांक का मान 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ सकता है। इसलिए कहते हैं यदि सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक आपको बिल्कुल कम करना है, 450 डिग्री से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्राप्त करना है, तो कहते हैं कि 1% या 2% आप उसमें टिन का मान एंटीमनी और बिस्मथ मिला दो कि आपका मान 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो सकता है। अब बात आती है इसका गलनांक
सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक छानो आगे नहीं तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और दोस्तों इसकी बात की जाए कि 90 डिग्री सेल्सियस की ये तो सेंटीग्रेड था, और फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो फ़ारेनहाइट में सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक होता है 190 डिग्री फ़ारेनहाइट से, याद रखना कौन से में, 190 डिग्री फ़ारेनहाइट से 840 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक होता था दोस्तों। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं दोस्तों। जो कार्य क्षेत्र के आधार पर जिस लेड प्लस टिन के सोल्डर का प्रयोग किया, उनका गलनांक और उनकी मात्रा मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि किस मतलब टिन का मान कितना है और लेड का मान कितना है, उसका गलनांक कितना होता है। 0% से लेकर 100% तक मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लेना। साइड पे जो स्क्रीन है उसमें आप देख लो कि 5% से 95% से लेकर 10% और 90% तक टिन की मात्रा और लेड की मात्रा कितनी है, उसका गलनांक कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना है और डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है। उसके बाद दोस्तों ये तो थी बात वो। अब अपने क्षेत्र में प्रयोग करते देखो, 60% टिन प्लस 40% लेड दोनों का अनुपात लिया और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया। 185 डिग्री सेंटीग्रेड से 185 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक था और 365 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका गलनांक है। ये तो इसका गलनांक है। उसके बाद आता है 80% टिन की मात्रा और 20% लेड की मात्रा। इसका रेडियो एंड टीवी में प्रयोग करते हैं। जैसे रेडियो टीवी में सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डर वायर का प्रयोग करते हैं, उसमें 80% टिन होता है, लेड और 20% होता है। उसके बाद आते हैं कि 50% टिन और 50% लेड होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में और प्लम्बर के कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं। वैसे स्पेशल प्लम्बर के तौर पर अलग से आता है, ठीक है ना, लेकिन ये 50% भी आता है कि, और ये लेड और टिन इसमें इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में सस्पेंड प्रयोग करते हैं और प्लम्बर के क्षेत्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसका गलनांक 205 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। उसके बाद आते हैं 33% टिन आता है और 60% लेड आता है। लेकिन हम आपको मैंने बताया कि 1% एंटीमनी या फिर 1% बिस्मिथ मिला देने से इसका गलनांक और भी कम हो सकता है। कितना? 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो सकता है। तो 1% एंटीमनी मिलाई तो इसका प्रयोग स्पेशल प्लम्बर के तौर पर जो काम करते हैं, पाइप जॉइंट में लगाते हैं, पाइप का जॉइंट करते हैं, वहां इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि हार्ड सोल्डर की श्रेणी में आता है। याद रखना बात, ये कौन सा था? हार्ड सोल्डर की। और ये कौन से थे? ये सारे के सारे आते हैं सॉफ्ट सोल्डर की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है 40% टिन आता है और 60% लेड आता है। और शीट मेटल के कार्य में, शीट के अंदर लोहे के चद्दरों में टाका लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये तो थी सभी धातुओं की तांबे के सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार के सोल्डर का प्रयोग करेंगे, और अपने इसमें शीट मेटल के कार्य में, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में। दोस्तों एक चीज बच गई है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का देखा जाए तो साधारण इस प्रकार से कोई सोल्डर का निर्माण नहीं किया जाता है। ऐसा कोई सोल्डर नहीं है इन जो अभी सोल्डर पड़े हैं कि जिसमें एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग की जा सकती है, क्योंकि एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग करने के जो भी पदार्थ लगाता है उसमें ऑक्सीजन कण की एल्यूमिनियम मुलायम होता है, ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है, जिसमें इसमें एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग नहीं कर सकते। इसलिए एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग करना कुछ हार्ड होता है। स्पेशल हिदायतें दी जाती हैं, कुछ से सावधानी रखी जाते हैं। इसलिए इन सभी सोल्डरों से, लैटिन से मान लो, और पीछे जो हार्ड सोल्डर, स्पेल्टर सोल्डर, सिल्वर सोल्डर पड़ा, इनसे एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग नहीं की जाती। तो फिर कहते हैं एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार के सोल्डर वायर का प्रयोग किया जाता है, वो देख लेते हैं। एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग, और दोस्तों काफी बार परीक्षा में आया है कि एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार के सोल्डर वायर का प्रयोग किया जाता है, और उसमें सोल्डर फ्लक्स भी अलग आएगा। तो एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग में देखते हैं कि कौन कौन सा सोल्डर प्रयोग किया जाता है। एक आता है AlCaP, ये आता है, ठीक है ना, AlCaP, जिसकी फुल फॉर्म बताऊंगा, एल्यूमिनियम कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड, ये था AlCaP, ठीक है ना। एल कैप और एल जेड आता है, ठीक है ना, एक तो था ये। दूसरा आता है ZCaP, कैल्शियम जाता है,
और ये फास्फोरस ऑक्साइड, एक क्या आता है। दो ही सोल्डर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, एक तो AlCaP और दूसरा होता है ZCaP, जिसमें कितनी कितनी मात्रा में लाते हैं। देखो AlCaP में कौन कौन से पदार्थ प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है ना, इसमें किन किन मिश्र धातुओं को कितना कितना % मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है, जो कि एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसमें होता है लेड होता है 51%, लेड 51% प्लस लेड 51%, टिन 31%, जिंक 9%, जिंक 9%, और उसके बाद एक होता है कैडमियम, ठीक है ना, कैडमियम 9%। ये आता है कैडमियम 9% आ गया। तो कुल मिला के लेड 51%, टिन 31%, जिंक 9%, कैडमियम 9%, और इन सब को मिला के निर्माण किया AlCaP का, दोनों का निर्माण किया। और उसके बाद दोस्तों ये तो था एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग फ्लक्स। एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग के लिए दोस्तों अलग से एक फ्लक्स होता है जिसे कैलोराइट बोलते हैं, ठीक है ना, कैलोराइट बोलते हैं या फिर काइलाइन बोलते हैं, ठीक है ना, काइनाल बोलते हैं। तो दूसरा कौन सा आ गया, कैलोराइट या काइलान, काइनाल, काइनाल बोलते हैं। एक सोल्डर फ्लक्स ये होता है जो कि एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है, देखो एक और आता है जिसको बोलते हैं SnPb 53Z, ये आता है SnPb 53Z आता है, SnPb 53Zn, ठीक है ना। टिन और लेड और जिंक इनकी मात्रा में लाते हैं, टिन लेड और जिंक की मात्रा में लाते हैं। कितनी कितनी मिलाते हैं दोस्तों, देखो टिन की मात्रा में बताते हैं 45.71 से, ठीक है ना, 45.71 से 45.21 के लगभग मिलाते हैं। एक तो याद रखना बात, मैं लिख देता हूं कोई बात नहीं है कि कितना कितना मिलाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर 21% तक प्लस Pb सीसा, लेड, से 2.25% एक आता है। ये तीनों चीजें मिलाते हैं। तो ये तो था दोस्तों एल्यूमिनियम का सोल्डर, ठीक है। तो सोल्डर के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त की दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर जरूर करना, ठीक है। और यदि आपको वीडियो में कुछ त्रुटि नजर आए, कुछ समझ में नहीं आए, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना कि सर आपने इस सोल्डर के बारे में यहाँ गलत बताया या सही बताया, हमें समझ में आ गया। कुछ भी आपके मन में जो प्रतिक्रिया चले वीडियो के बारे में वो जरूर लिखना दोस्तों, ठीक है ना। तो अब आगे के यदि प्रोसेस देखें, आगे का इसके बारे में देखें तो सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है।